तो आज स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ध्यान देना, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट में इस सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा, उसके पहले एक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ लो। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मटेरियल को या मॉलिक्यूल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाया जाता है, ठीक है ना। बॉडी में बहुत कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है या बहुत बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अगर ले जाने का जरूरत पड़ेगा, या तो वो प्रोसेस से जाएगा या तो वो किसी के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में अगर प्लांट में अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहां पे दो चीज है। एक होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से चला जाएगा, और दूसरा क्या होता है ऑस्मोसिस से, जो हम लोग इस बारे में पढ़े ही होंगे। बट हम लोग के बॉडी में ऑस्मोसिस कोई प्रोसेस होगा नहीं, ठीक है। डिफ्यूजन होता है बट बहुत रेयर रेयर प्लेस पे होगा, जहाँ पे एकदम क्लोज कांटेक्ट हो, जैसे लंग्स और ब्लड सॉरी लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है वहां जो एक्सचेंजिंग होता है वहां पे, या कैपिलरीज से फिर कोई ऑर्गन अगर कनेक्ट है वहां पे होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे एक सिस्टम है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टम है, जो सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम बताएं कि कुछ ऐसा चीज है, ऐसा कुछ ऐसा जरूरत का मटेरियल है या मॉलिक्यूल है जो बहुत ज्यादा नीड है, अगर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो पहले ऑक्सीजन ही समझते हैं, ठीक है। हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन हम लोग इनटेक कर लिए, अंदर चला गया, लंग्स के थ्रू चला गया हमारा कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज में जो होता है वहां पे क्या है, हमारा ब्लड। क्या है? ब्लड। और ये ब्लड एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा मतलब टिश्यू है जो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, और उसी सिस्टम को हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक चीज है कि हम लोग जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें मेनली काम जो ट्रांसपोर्ट का या सर्कुलेट होना है, पूरे बॉडी का जो सर्कुलेशन सॉरी पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है और सर्कुलेट होके जो मॉलिक्यूल जाएगा वो मेनली है ऑक्सीजन एंड CO2। कहने का मतलब ऑक्सीजन को लेके जाना है और CO2 को लेके आना है। अब उसके अलावा और कुछ कुछ ऐसा चीज है जो सर्कुलेट होता है थ्रू ब्लड, क्योंकि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है 3 पार्ट से, ठीक है। एक होता है ब्लड, दूसरा पार्ट है हार्ट, और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। ये 3 पार्ट से ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ब्लड एक ऐसा मीडियम है जो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मेन फंक्शन यही है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम यही है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना है, और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हमको मीडियम का जरूरत पड़ेगा, और वो मीडियम हमारा ब्लड है। और ब्लड हार्ट में आता है, फिर लंग्स में, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, वहां पे एक्सचेंजिंग होता है O2 CO2, फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड ट्रैवल करता है, और मेनली जो है CO2 एंड O2 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, आई मीन सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम ब्लड देख रहे हैं कि ब्लड एक ऐसा मीडियम है, फ्लूइड मीडियम है, फ्लूइड का टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट करता है मटेरियल को। तो सिर्फ और सिर्फ O2 CO2 नहीं, उसके अलावा न्यूट्रिएंट को भी करेगा, ठीक है, हार्मोन को भी करेगा, ठीक है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल को भी करता है, वेस्ट मटेरियल। तो तुम्हारे सामने देखो 4 चीज आ गया, न्यूट्रिएंट, O2 एंड CO2 जिसको हम लोग रिस्पिरेटरी गैसेस बोलते हैं, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा ब्लड का एक मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मतलब कि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है, जैसे मान लो यहाँ O2 है, यहाँ से ब्लड वेसल्स गया, अब हमारा मान लो ये किडनी है, किडनी में इसको देना है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा, और ब्लड ही O2 लेके जाएगा और यहाँ एक्सचेंजिंग का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है। और
ट्रांसपोर्ट सिस्टम करने को बोल सकते हैं इस तरह का कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो कहने का कि जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है वो उसके लिए सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो कंसिस्ट होता है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है, वो तुम्हारे सामने ब्लड वेसल्स है। नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, अरे नहीं खाएंगे ये। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स से। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या है, तो इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे जो हम लोग आर्टरी बोलते हैं, एक को वेन बोलते हैं और एक को बोलते हैं कैपिलरीज। ब्लड एक फ्लूइड है, ये हम लोग जान रहे हैं। हार्ट एक ऑर्गन होता है जो कि इसका काम है ब्लड का सप्लाई करना। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है ब्लड का सप्लाई करना, तो पहले ही बता चुके हैं इस सिस्टम में ब्लड के थ्रू सप्लाई होता है क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। मतलब मेनली अगर देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन या फिर बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। समझ गए? इसीलिए जरूरत पड़ेगा, क्यों ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, तो सिंपल है, हम लोग का बॉडी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना इसको फास्टली एनर्जी चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई मीडियम है, तो वो मीडियम ब्लड है जिसके थ्रू देखो सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे ग्लूकोज गया, किसके थ्रू गया, ब्लड के थ्रू। अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना तो ऑक्सीजन चाहिए, तभी ना इसको तोड़ पाएगा, तो ऑक्सीजन भी किसके थ्रू जाएगा, तो ब्लड के थ्रू। तो देखो इतना ज्यादा इफिशियंसी चाहिए ऑक्सीजन का, इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए हमारे बॉडी को, तो वो इंस्टेंट एनर्जी या फिर बोल सकते हैं फास्ट से जो काम करता है एनर्जी या फिर ऑक्सीजन पहुंचाने का, ग्लूकोज को पहुंचाने का, तब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो फिर एनर्जी हम यूज करेंगे, वो करेगा कौन, वो सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर बोल सकते हैं ब्लड करेगा। तो ब्लड का बहुत सारा फंक्शन है, बट मेनली ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस का होता है, लेकिन इसके अलावा न्यूट्रिएंट, हार्मोन, एंजाइम्स और अदर मटेरियल वेस्ट वगैरह भी इसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो होता है वो बॉडी में 2 टाइप का सिस्टम है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक को बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम और एक को बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो यहाँ पे 2 सिस्टम है, मतलब सिंपल है, सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम एक ही चीज है। अब वस्कुलर सिस्टम में क्या आएगा, तो इसमें 3 पार्ट आएगा, तो क्या आएगा, ब्लड आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएगा एंड हार्ट आ जाएगा, ये 3 चीज आ जाएगा। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम में वही है, लिम्फ आ जाएगा जो एज ए ब्लड ही काम करता है, और लिम्फेटिक वेसल्स आ जाता है, ये 2 चीज आ जाता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा लिम्फेटिक ऑर्गन भी रहेगा। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन में लिम्फ नोड्स वगैरह प्रेजेंट है, बट अभी इसको इतना समझो। तो वस्कुलर सिस्टम को एग्जैक्टली हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जान रहे हैं, या फिर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कैटेगराइज करें तो 2 सिस्टम हम लोग का है। अगर ट्रांसपोर्टिंग अगर बेसिस पे करें तो 2 टाइप का है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, एक वस्कुलर और एक लिम्फेटिक। वस्कुलर में हार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, या लिम्फ वेसल्स या लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग को दोनों पढ़ना है। ठीक है, ये है सर्कुलेटरी। इसके अलावा कुछ और है जो सर्कुलेट करता है, जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो कि लीवर से किडनी तक का सिस्टम है, वो भी तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कि कैसे लीवर से किडनी तक जाता है, मटेरियल वगैरह वेस्ट वगैरह जाता है, फिर किडनी में उसका प्यूरिफाई होता है, वो सब के लिए भी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वहां पे अलग से पढ़ना है। तो फिलहाल सर्कुलेटरी सिस्टम ये 2 चीजें, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो टॉपिक देना है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें डायरेक्टली हम लोग वस्कुलर सिस्टम के ही बारे में पढ़ेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स।
तो क्या क्या 3 पार्ट्स था, ठीक है। तो पहला है ब्लड, ठीक है, दूसरा है ब्लड वेसल्स, और तीसरा क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को तुम डिफाइन कर सकते हो कुछ, अगर आइडिया है तो करो ब्लड के बारे में कुछ। देखो, ब्लड इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज है, ठीक है। अब जब ब्लड को मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं मूव करेगा, मोबाइल का मतलब है चलना, हमेशा चलेगा, आई मीन सर्कुलेट करेगा, ठीक है। और it consists of two component, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट में एक हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा हो जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अब इसी फॉर्म्ड एलिमेंट का दूसरा नाम है ब्लड कॉर्पसल्स, और इसी का तीसरा नाम है ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो कंस्टिट्यूट करेगा वाटर, जो हमारा 92% है, ठीक है, और साथ में सॉल्यूट्स करेगा 8%, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स का सिर्फ 3 टाइप है, एक को बोलते हैं आरबीसीज, दूसरे को बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, और तीसरे को बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। इसका कुछ अलग नाम भी है, जिसे बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स, क्या बोलेंगे, इराइथ्रोसाइट्स। उसके बाद बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स, एंड इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। ये तुम लोग नोट करो टक से, हम लोग फिर प्लाज्मा पाएंगे। अच्छा, कुछ और चीज है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% कंस्टिट्यूट करता है, और ब्लड सेल्स जो 45% कंस्टिट्यूट करेगा, ये चीज है, इसको नोट करो। हम लोग डायरेक्टली ब्लड सेल्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम लोग के पास सामने बुक है, बुक रखे हो सामने? यस सर, यस सर। हाँ, तो देखो कि उसमें देखो कि प्लाज्मा में प्रोटीन का भी कुछ दिया हुआ है क्या, तो प्रोटीन के बारे में हम बता देंगे। कहीं प्रोटीन के बारे में कुछ दिया है नोट, मतलब कुछ भी वैसा? देखो एक्चुअली क्या है ना कि इसका अगर डिटेल स्टडी करते हो तो इसमें प्रोटीन्स आता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर सिर्फ नेम्स दिया है, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह। हाँ, वो नाम दिया, सॉल्यूट्स में वही आ जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, फिर वो एमिनो एसिड्स है, प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है, बट कुछ प्रोटीन होता है जो इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है, तो उसको बता दे क्या। अच्छा, कौन कौन 11th में लेने वाले हो, पहले बताओ हमको। बायो कोई सोचे हो कुछ अभी तक? सर हम मैथ्स लेंगे। तुम तो पता है मैथ लेगा। सर हम बायो लेंगे। सर हम भी बायो ले रहे हैं। ठीक है, सर मेरा बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स आएगा तभी लेंगे। नहीं, आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, अरे दिलवा देंगे, अच्छा मार्क्स ही चाहिए ना, आ जाएगा, परेशान मत। सर बायो में 90 आएगा तो दोनों ले लेंगे। दोनों नहीं संभाल पाएगा बाबू, थोड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। दोनों नहीं समझ लेकिन मैथ्स, बायो और केमिस्ट्री तो एक साथ रहता है ना? नहीं, फिजिक्स मैथ्स और बायो में ऑप्शन, फिजिक्स ही ना सेपरेट हो जाता है। देखो तुमको हम बता देते हैं क्या होता है। अगर पीसीबी लेते हो और अगर मैथ को रखते हो, तो जैसे होता है क्या कि हम मैथ सॉरी पीसीएम ले लिए हैं और साथ में बायो ले लिए, पीसीएम होता भी यहाँ पे होता क्या है ना कि ऑलरेडी बायोलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट में चल जाएगा और मैथ हमारा ऑप्शन में चल जाएगा, ऐसा होता है अगर तुम चारों लेगे तो, ठीक है, ऐसा होता है। और ऐसे तो पीसीबी या पीसीएम जो लोग ले सकते हो, ये चीज होता है। तो ध्यान, और दूसरा चीज है
कि जो भी सोच रहे हो कि नहीं हम मैथ्स बायो दोनों लेंगे, तो थोड़ा वो टफ है, ऐसा नहीं है कि करता नहीं, करने वाला कर रहा है, स्टूडेंट लोग एक से एक स्टूडेंट है, ठीक है, बट मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है वो, क्योंकि तुम्हारा 11th में ही हमको मैथ्स के बारे में तो नहीं पता, बायो के बारे में पता है। बायो का 22 चैप्टर सिर्फ मैथ्स बायो में 11th में, सिर्फ 11th में 22 चैप्टर है, ठीक है, फिर 16 चैप्टर 12th में। यस सर। हाँ, तो ये सब चीज सोच के थोड़ा सा अपना, तो जो बायो लेने वाले हो तो हम सोच रहे थोड़ा इसको डिटेल पढ़ा ही दे, क्योंकि तुमको डायरेक्टली वहाँ पे हेल्प मिल जाएगा प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट में। फॉर्म्ड एलिमेंट में तो बता देंगे, प्लाज्मा का थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना, और डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, कैसे क्वेश्चन होगा वो भी बता देंगे। तो 4 प्रोटीन है वो हम बताना चाह रहे थे, इसको नोट करो फिर हम लोग बता देते हैं। सर हो गया। हो गया कर ना? लिया चलो। सर। नहीं सर नहीं, एक मिनट। अरे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। वही ना। यस सर, हम ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। ठीक ठीक है। नोट करने से अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, लेकिन इसको नोट कर लेना है, वैसा नहीं कि नोट मत करना, स्क्रीनशॉट आ जाएगा मोबाइल में ही, फिर इसको मिटा देना। वही तो नहीं होता है। अरे तो करो, बैठ के घर पे करना सर क्या है अभी तो। डिजिटल स्टडी करेंगे। हैं? डिजिटल स्टडी। डिजिटल सही स्टडी ठीक बोला। है, डिजिटल स्टडी ठीक है, बट बाबू डिजिटल स्टडी कितना ज्यादा दिन तक ही नहीं करता है, ठीक है ना, तुमको सेल्फ जाना ही पड़ेगा, कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, जब अपने से रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, ठीक है, तुम लोग लेने वाले हो मैक्सिमम मेजोरिटी बायो है, तो बता दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन अभी, जैसे प्लाज्मा में 55% कंस्टिट्यूट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट इसलिए हम वर्ड बार बार ले रहे हैं क्योंकि हायर क्लास में जाओगे, मतलब 11-12 में जाओगे, तो वहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट ही लिखा हुआ है। ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पस को समझने के लिए हम लिखते हैं कि नहीं चलो ब्लड सेल्स है, बट ब्लड सेल्स कहीं नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट याद रखना। तो पहला जो क्वेश्चन वही है, परसेंटेज हम इसलिए बता दिए, प्लाज्मा जो है 55% कंस्टिट्यूट करता है और ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट 45, तो वो क्वेश्चन पूछता है कभी कभार, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो हम बता देते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन भी होता है, ठीक है, जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, ये अप्रोक्सीमेशन 7% होता है, मतलब सॉल्यूट्स का 6 to 7% प्रोटीन ही ले लेता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसमें क्या क्या है, डायरेक्टली तुमको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी है। तो इसमें 4 टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। तो पहला जो प्रोटीन है उसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हो। दूसरा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये नाम है, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये है। और एक लास्ट है हिपैरिन। सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, और जो भी फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है, मतलब 2 से 3 बार 10 साल के अंदर में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? तो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो बोलते हैं वो मेंटेन करता है। कौन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सोर्स क्या है, कोई बता सकते हो? किसी को है कुछ पता तो बताओ। नहीं? सर फूड। अरे गधा, मार खाएगा ना भी। फूड कौन सा फूड? वेज, नॉन वेज, या रफेज, या फाइबर? कुछ तो बताओ। रफेज। प्रोटीन। हाँ, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। तो एमिनो एसिड्स क्या? नहीं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये बता रहे। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सोर्स क्या है? अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमको चाहिए तो हमको क्या खाना होगा? बस हिंट दे देते हैं, ये नॉनवेज में खा सकते हो। नॉनवेज। में हाँ, बताओ कौन सा मीट प्रोटीन? तो वगैरह। मैक्सिमम वेज वगैरह में होता है। अरे एग, एग। हाँ। एग का जो व्हाइट वाला है ना, एग व्हाइट हाँ। एज एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना बोला हाँ, जाता है एल्ब्यूमिन। चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म लिख देते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस का मतलब ये बचाना। एक्चुअली ग्लोब्यूलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में
एंटीबॉडी का बनाने का काम करता है। कोई भी एंटीबॉडी ग्लोबुलिन प्रोटीन का होता है, इसीलिए, ठीक है, ये एंटीबॉडी बनाता है। अब फाइब्रिनोजन जो होता है ये टू हेल्प इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में ये हेल्प करेगा। मतलब कि अगर क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो रहा है और अगर ये प्रोटीन नहीं मिला तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होगा ही नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो इसमें डायरेक्टली जो तुमको वर्ड लिखे है ना, जो फंक्शन लिखे है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे कहीं क्वेश्चन नहीं इधर उधर पूछा है, कभी भी नहीं। और इसका क्वेश्चन हमेशा मैच द कॉलम आता है। जैसे मान लो ये तीनों दे दिया और ऑप्शन में लिख देगा 1 2 3, जैसे मान लो ये उलट पुलट कर दिया, जैसे लिख दिया 1 का B, 2 का A, 3 का हो गया C, ठीक है, पहला ऑप्शन ये। बी ऑप्शन में 1 का A, 2 का C, 3 का हो जाएगा B, ये हो गया। उसके बाद फिर C नंबर में 1 का C, 2 का B और 3 का A, और फिर इसमें डायरेक्टली है 1 का 1, 2 का B और 3 का C। इस तरह का ऑप्शन हमेशा मेडिकल में इस तरह से पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऐसे तो सामने लिख गया तो आंसर डी होगा, बट इसी तरह से क्वेश्चन रहता है। या कभी कभी जो होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रोटीन से बहुत ज्यादा पूछा गया है कि फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। और ये तुमको एनसीईआरटी के बुक में भी मिलेगा 11th में, तो ये है। अब एक और चीज है, ध्यान से समझोगे, ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन है जिसका काम क्या है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करना, ठीक है। तो एक और सवाल है कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है ब्लड में तो हमारे बॉडी के अंदर में क्यों नहीं क्लॉट कर जाता है, और क्लॉट कर जाएगा तो फिर पर्सन तो डाई हो जाएगा ना। तो वो क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग मैकेनिज्म इनसाइड ब्लड वेसल, या फिर और बॉडी भी कहीं कहीं होता है, तो कोई बात नहीं होना, यही है इसका। तो ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारा 11th में जरूर काम आएगा। एनसीईआरटी का लाइन है, अब 10 साल के अंदर में 2 से 3 बार इस तरह का क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ब्लड सेल्स में, ठीक है। ले लिए सर। हो गया ना, चलो ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ ऐसा जो कि नहीं समझ में आया हो? सर समझ में आ गया सबको? क्या खाने से मिलता है? क्या हेपेरिन प्रोटीन कहाँ से मिलता है? अरे वो मिनरल्स वगैरह खाओगे वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, खत्म। अब हम लोग आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स का सबसे पहला जो टाइप है वो है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो कुछ है, तो इसका टेक्निकल टर्म वहां पे लिख चुके हैं इरेथ्रोसाइट्स, तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो आरबीसी सबसे पहला, आरबीसी का शेप कैसा होगा? बाय कॉनकेव और एंड सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। ये मेमेलियन आरबीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है मेमल्स का, कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है। तीसरा, ये रेड कलर होता है, रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? हेमोग्लोबिन, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम लोग HB लिखते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है कि ये जो हेमोग्लोबिन है, HB इज अ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो, सोचो इसमें क्या, रेड कलर मतलब हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन का कमी हुआ तो हमको क्या खाने से हीमोग्लोबिन बनेगा?
बताओ क्या खाने से हीमोग्लोबिन बनेगा? आयरन। So आयरन। iron हाँ, तो हम लोग ये आयरन कंटेनिंग फूड खाएंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बन गया तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है। अब आयरन कंटेनिंग फूड तो बहुत एग्जांपल, जैसे केला है, पपीता है, दूध है, ये सब चीजें हम लोग साग खा सकते हैं, वो सब में आयरन होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर तुम्हारा ये अनार है, बीट्स है, बहुत सारा है, तो ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। अब देखो इसका अगर हम ये नंबर अगर हम बात करें तो 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट है, मतलब 100 ml में इतना मिलियन सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। अब इसका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन इज अ 120 डेज, इज अ 120 डेज। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान रखना है कि लाइफ स्पैन 120 डेज, उसका ये मरने के बाद जाएगा कहाँ? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये होगा लीवर में चला जाएगा, एंड स्प्लीन, ये चीज होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखो ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, फंक्शंस वगैरह था। अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन नहीं था, कैरेक्टरिस्टिक्स था, फंक्शन। तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। कितना? अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एचबी होगा तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको लेके जाता, फंक्शन इसका यही है आरबीसी का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाटा वगैरह, इसको ध्यान रखना है कि डाटा यहाँ पे है। दूसरा, अगर हम ब्लड की बात करें पूरे ब्लड का, तो 5 लीटर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मेल में 5 लीटर एडल्ट पर्सन, ठीक है, एडल्ट में होगा, और फीमेल के केस में 4.5 लीटर, थोड़ा इसमें कम होता है, वो भी एडल्ट पर्सन में। उसी हिसाब से हीमोग्लोबिन का भी परसेंटेज देखते हैं, हीमोग्लोबिन परसेंटेज। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज भी देखा जाता है एमएमएचजी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एमएमएचजी, या फिर मिलीग्राम एमजी होता है, एमएमएचजी है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल के केस में 11 to 13% एमएमएचजी ऑफ ब्लड, ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, और मेल में जो है वो 13 से 15%, ये अप्रॉक्स है एमएमएचजी। ठीक है, देखो इसको ग्राम में लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सब लीटर वगैरह ले रहे हैं, यहाँ पे एमएल में ना लेके हम लोग ग्राम में इसको लेते हैं। मतलब ये एक हेल्दी पर्सन, आई मीन हेल्दी एडल्ट पर्सन का ये एचबी रेशियो है। ठीक है, लीटर पूरे ब्लड का जाएगा, इसको ध्यान रखना। लीटर जो पूरे ब्लड का है, अगर एक हेल्दी पर्सन के अप्रॉक्स नॉर्मल मेल फीमेल को छोड़ दिया जाए तो 5 to 6 लीटर एक अप्रॉक्स एवरेज लिया गया है। कम ही होता है, फीमेल में ऑलरेडी कम होता है, मतलब कुछ कारण से कम होता है। तो उसी हिसाब से हीमोग्लोबिन को भी हम लोग दिखा रहे हैं कि 11 से 13% इतना ग्राम होना चाहिए, और 13 से 15 ग्राम कम से कम इतना होना चाहिए। इवन फीमेल, मेल का अगर 12 भी रहा तो कोई गलत नहीं है, बट फीमेल का 11 से नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर 11 से नीचे हो गया तो इसका मतलब वो एनेमिक पेशेंट है, मतलब ब्लड का थोड़ा ना बहुत कमी है, तो उसको ब्लड को फुलफिल करना पड़ेगा। ये है तुम्हारा। और अगर आरबीसी का फंक्शन पूछा जाए तो आरबीसी का बस एक ही फंक्शन है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। हम यहाँ पे एचबी बाइंड ऑक्सीजन लिखे हैं, बट ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, सबको लेके जाता है ये। ठीक है, आरबीसी दोनों को लेके जाता है। यही है तुम्हारा। इसमें कुछ अगर है, तुमको लग रहा है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? हाँ, इंक्रीज ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर इंक्रीज हो गया तो फिर देखो एक चीज जान लो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है किसी का, तो वहां पे ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये भी चीज होता है उसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में यही होता है कि अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी बढ़ना स्टार्ट हो गया तो कैंसर,
मतलब ट्यूमर में कन्वर्ट हो चुका है, ये चीज है। ठीक है, नॉर्मली कम ही होता है सबको अगर कुछ होता है, बट अगर बढ़ रहा है तो एक ये आशंका होता है कि नहीं हो सकता वो ट्यूमर हो, तो डायग्नोसिस करने के बाद पता चलता है। ठीक है, ये है। और कुछ उसमें नोट स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इसमें कुछ पूछना नहीं ना है, कुछ वैसा जो डाउट हो? नहीं पूछना है? नहीं सर। हम पूछे? अच्छा ठीक है, चलो इसका कारण बताओ, हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है फीमेल में? अभी आया इसलिए बता देते हैं क्यों कम हुआ, बताओ। आयरन ज्यादा नहीं खाती है। तुम देखने गया कि नहीं खाती है? फालतू सवाल करता है, आंसर दे रहा, आयरन नहीं जाता खाती है। सब ब्लड लॉस की वजह से भी सब होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ यही है एक्चुअली, मेन रीजन यही होता है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो होता है, जिसके कारण हर एक मंथ में वो लॉस कर जाता है। तो एक नॉर्मल एवरेज की बात करें तो 40 to 50 ml ब्लड लॉस हो जाता है एक साइकिल में। और बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, नॉर्मल बॉडी में ठीक है, और अगर किसी का बॉडी ज्यादा हेल्दी है तो उसका 80 ml तक लॉस हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, बट एवरेज यही है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे आया तो तुम लोग को रीजन एग्जैक्टली सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए फीमेल में जो कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं ब्लड का कमी है, ये सब यही रीजन है कि नॉर्मल क्या होता है कि कॉमन है, देखा गया है कि फीमेल में ज्यादा वो अचानक से वीकनेस हो जाना, चक्कर वगैरह आ जाना, तो ये सब चीज रीजन है और कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो इसीलिए वो मतलब फीमेल को खासकर आयरन का जो भी आयरन कंटेनिंग फूड है उसको लेते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं WBC अच्छा में। सर। हाँ बोलो। अच्छा सर, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है वो लोग का ब्लड तो ज्यादा रहेगा? अगला है क्या उन लोग का ब्लड लॉस? उन लोग का ब्लड उन लोग को तो और चाहिए जी। वही सर ना। तो उन लोग का लोग को लॉस ज्यादा, कैसे उन होगा लोग सर? लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा थोड़े कि पूरा तरह से फुलफिल मानो 15 थोड़े चल जाएगा। 11 होगा तो 12 जाएगा, सिंपल है। 10 जाएगा तो 11 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना, तुरंत नहीं ना कुछ भी बढ़ेगा। इसीलिए तो प्रेग्नेंट वुमेन को ये चीज बोला जाता है कि आप आयरन गोली लीजिए। आप वो पाइन ये बनाना, केला वगैरह बोलता है खाने के लिए, साग वगैरह ज्यादा खाने क्यों बोलता है, अनार वगैरह क्यों लेने बोलता है, बीट्स वगैरह खा, क्योंकि खून बनेगा तो वो खून जो होता है उससे एनर्जी, आई मीन ब्लड से एनर्जी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ब्लड का कमी को दूर करने के लिए ऐसा वो सब दिया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे भी 8 to 9 मंथ जो स्टॉप होता है ये इवेंट, वो पार्टिसिपेशन के टाइम में सारा हिसाब बराबर कर लेता है। उस टाइम में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, एक तरह से बोला जाए तो। ठीक है ना? तो ब्लड इसलिए वहां पे भी चाहिए होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग WBC में आते हैं। तो WBC में हम लोग सबसे पहले इसका जो है ये इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर, कहीं कहीं अमीवॉइड लिखा रहता है, तो डरने का जरूरत नहीं, सेम चीज है। इरेगुलर शेप का होगा इसका शेप। दूसरा लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट, लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये क्या होता है बता दो? लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस मतलब लॉब्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये सेल है तो इस तरह का न्यूक्लियस होगा, इस तरह का, कहीं पे इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि WBC में भी हम लोग सेल के बारे में हम पढ़ा देंगे, बता देंगे, क्योंकि उसमें 5 सेल है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और तीसरा इसका नंबर अगर बात करोगे तो 6,000 to 8,000 जो है वो पर 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट है, इतना से। ठीक है, और
इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो इट इज हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म क्यों होता है बताते हैं। और इसका पांचवा जो है, इट सिक्रीट्स एंटीबॉडी टू किल द पैथोजन। बता सकते हो पैथोजन हम किसको बोल रहे हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस पैथोजन है, हार्मफुल So सब्सटेंस disease पैथोजन है। causing हाँ, ये सही है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। मतलब वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है, जिसके कारण डिजीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया वगैरह में है, अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस इज क्या है पैथोजन। तो ये सिक्रीट्स एंटीबॉडी हम क्यों लिखे, इसमें हम बताते हैं डिटेल जब पढ़ेंगे। तो इसमें एक सेल होता है स्पेशल टाइप का, जो कि एंटीबॉडी बनाने का प्रोटीन रिलीज करता है। एंटीबॉडी बनाने का प्रोटीन, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन था वही रिलीज करता है, और वो ग्लोबुलिन प्रोटीन से एंटीबॉडी बना देता है, और वही एंटीबॉडी जो है वो पैथोजन को मारने का काम करता है। और डिफेंस मैकेनिज्म क्यों होता है? क्योंकि हर एक सेल, इसमें 5 टाइप का सेल है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, अभी बता देते हैं। 5 टाइप का सेल, और पांचों सेल किसी ना किसी चीज से बचाता है। कोई एलर्जिक रिएक्शन से बचा देगा, कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से बचा देता है, कोई डेड सेल को खा लेता है, कोई हार्मफुल या फॉरेन पार्टिकल जो वेस्ट वगैरह है उसको क्लीन आउट करता है। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी का काम ही होता है जो भी खराब चीज है उसको हटाना, जिससे बॉडी को हार्म हो, इसीलिए उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को करेगा। ठीक है, ये है डब्ल्यूबीसी का। हम अगर इसका डिवीजन अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन ग्रैन्यूल्स। समझना है इसको पहले, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना। तो सबसे पहला जो है वो है ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या पता चल रहा है कि ग्रैन्यूल्स है मतलब वैसा सेल जिसमें इस तरह का छोटा छोटा चीनी ड्रॉप की तरह स्ट्रक्चर होगा, जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है वो प्रेजेंट होगा, तो उसमें ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, जो कि 3 सेल आता है, और इसमें एक ग्रैन्युलो मतलब सिंपल है, इसमें ग्रैन्यूल्स क्या होगा? प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। एक ग्रैन्युलोसाइट्स होता है। अब इसमें जो है वो हमारा 3 सेल है। एक को बोलते हैं बेसोफिल, इसका हम फंक्शन लिख देते हैं डायरेक्ट। दूसरा है यूसिनोफिल, ठीक है, और तीसरा हो जाता है मोनोसाइट। ठीक है, देखो बेसोफिल जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में। सपोज दैट मान लिया जाए किसी कारण से, मान लिया जाए किसी को डस्ट से एलर्जी है, वो डस्ट एरिया में गया और वहां पे खांसना, छींकना, वो नाक से पानी निकलना, आंख से पानी निकलना, या फिर स्किन इरिटेशन, ये सब अगर होना स्टार्ट हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी का केस होता है वहां पे, तो अगर वो होता है तो उसको बोलते हैं एलर्जी। बोलते हैं ना हमको इससे एलर्जी है। क्यों? हम लोग अगर जैसे किसी को फूल से एलर्जी, किसी को डस्ट से एलर्जी है, डस्ट जैसे ही जाएगा नोज में वो पूरा छींकना स्टार्ट, तो उस जगह पे जैसे फॉरेन पार्टिकल अंदर गया तो होता क्या है, यहाँ पे ये सेल एक एंटी एलर्जेंस केमिकल निकालता है, जो सेरोटोनिन वगैरह है, वो सब निकाल के इसके रिएक्शन को सप्रेस कर देता है। उसके बाद एशनोफिल का काम होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करना। अब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या है वो नीचे लिख रहा है, ध्यान देना। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मतलब कि सपोज दैट मान लो चोट लग गया, दर्द हो रहा है, सूजन है, हो गया, वो सब में हद तक इसका रोकने का काम है। ठीक है, और मोनोसाइट है फेगोसाइटिक नेचर का। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होगा? कोई बता दो। फेगोसाइटिक नेचर का मतलब एक छोटा सेल ईटिंग बोलते हैं इसको, सेल ईटर। बता सकते हो सेल ईटिंग क्यों लिखे या सेल ईटर क्यों है? क्योंकि मान लो ब्लड में, देखो एक चीज बताते हैं, हम लोग के बॉडी में जितना भी सेल है वो ऑलरेडी डेवलप होगा, अपना काम करेगा और प्रोग्राम के थ्रू वो मर भी जाएगा, तो उसको हम लोग प्रोग्राम सेल, प्रोग्राम डेथ बोलते हैं। इसका एक टेक्निकल टर्म है एपोप्टोसिस। तुम लोग कभी सर्च मार लेना एपोप्टोसिस क्या होता है। तो एपोप्टोसिस जब हुआ तो
अंदर में सेल तो मर गया, वो तो सेल डेवरेज हो गया, डेड हो गया। तो उस केस में ये जो सेल होता है उसको इनगल्फ कर लेगा, मतलब उसको अपने अंदर ले लेगा। तो हम फेगोसाइटिक नेचर कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं इनगल्फिंग, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इनगल्फ इन नेचर, मतलब उसको अंदर ले लेना। इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग आते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स में। तो एक ग्रेनुलोसाइट्स का जो है वो दो टाइप है, एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो एग्जैक्टली काम करता है किसके, तो मोनोसाइट्स के। देखो मोनोसाइट्स का एग्जैक्टली काम करेगा, तो हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, जो काम इसका वही काम इसका है। अब एक आता है लिम्फोसाइट। क्या आता है, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है ये भी डिवाइड करता है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो टी सेल्स एंड बी सेल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे तुम ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ पे टी सेल का काम क्या है, बी सेल का काम क्या है। तो टी सेल इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल, हम यहाँ लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन करता है बी सेल को, और बी सेल का काम है एंटीबॉडी को बनाना। किसको बनाना, एंटीबॉडी को बनाना। और अगर तुम टी सेल बी सेल नहीं समझ में आ रहा है तो टी का फुल फॉर्म है थाइमस, ये हम लोग एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो वैसा सेल को डिफरेंशिएट करता है, वैसा सेल को डेवलप कराता है जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करे। तो ये थाइमस हो गया। बी स्टैंड फॉर बोन मैरो, ये दोनों वर्ड तुम लोग सुने होंगे। बोन मैरो समझ में आया, तो यही है, ये है तुम्हारा सेल, ठीक है। देखो हम तुमको एक चीज बताते हैं, कुछ चीज है जिसको ध्यान देना है। ये तो तुम्हारा डायरेक्टली जो है वो तुम्हारा बुक्स में दिख जाएगा ये सारा कुछ, इसमें से इसलिए हम तुमको लिखा दिए क्योंकि ये कैसे डिफेंस करता है, कैसे एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए इसको बोलता है, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी, यही है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे थोड़ा ब्लड वेसल्स बता देते हैं, तो जल्दी से ले लो। इसमें कुछ पूछना है पूछ सकते हो। सर मोनोसाइटस में तो सिंगल होता है ना, क्या सर वही दाना मतलब जो रहता है। हाँ ग्रैन्यूल्स है ना जी ठीक है, शायद फिगर तुम लोग का होगा ना। यस सर। हाँ देख लो, ग्रैन्यूल्स रहेगा उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं रहा। अब एक है, दो है, तीन है, जो भी है। सर बुक में नॉन ग्रैन्युलर में दिया हुआ है। मोनोसाइट, यस सर, न्यूट्रोफिल्स दे दिया ग्रैन्युलर में। ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मिस्टेक। अरे ऐसे भी समझना चाहिए। न्यूट्रोफिल, यहाँ देखो बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। उल्टा कर लो, सॉरी हम ही कर देते हैं, तुम लोग क्या करोगे, हम ही को करना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रोफिल देखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोसाइट। अब ये ठीक है, उल्टा लिखा गया था। हो गया, यस सर। चलो Yes, sir. हाँ, समझ गया ना इसको, थोड़ा सा यस सर। देखो नहीं ध्यान देते तो बस यही चला जाता, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं, इसका जो मेन है वो है ब्लड वेसल्स। आज हम लोग ब्लड वेसल्स भी पढ़ ही लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स में कुछ है नहीं, इसको थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। तुम लोग लिख के लेके आना आराम से, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में दो ही है, एक है आर्टरी और एक होता है वेन, और एक तीसरा है कैपिलरीज बोलते हैं। तो सबसे पहले आर्टरी और वेन को हम लोग इसका डिफरेंस है हम बता देते, ठीक है। देखो
आर्टरी और वेन में सबसे पहला जो डिफरेंस है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, ठीक है। दूसरा, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड हम सीधा लिखे हैं, और इट कैरी क्या हो जाएगा, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO2 लिखा है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर से फ्लो करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ब्लड फ्लो जो करेगा वो स्मूथली करता है, ब्लड फ्लो स्मूथली, ठीक है। आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। और इसका ल्यूमेन जो होगा वो वाइडर होगा। ल्यूमेन किसको बोलते हैं बता देते हैं। उसके बाद इसका थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड बोलते हैं इसको, थिक वॉल्ड, और इसमें जो है वो थिन वॉल्ड है। बस इतना ज्यादा है, काफी है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और चीज है इसमें, इंटरनल वाल क्या हो जाता है, एब्सेंट, और इसमें इंटरनल वाल्व जो है वो प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका तुमको फिगर बता देते हैं, ल्यूमेन वगैरह क्यों बोले, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट में ये हमारा आर्टरी और नहीं, ये हमारा आर्टरी और ये हमारा वेन, ठीक है। तो इसके बीच का जो अगर बात करो तो ये हो गया। तो बीच में तो कोई ल्यूमेन कम स्पेस है, और इसमें जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा छोटा होगा, इसमें थोड़ा। तो ये जो ल्यूमेन है इसमें क्या है, देखो ये ल्यूमेन हो गया और ये इसका ल्यूमेन हो गया। ये जो है इसका वॉल यहाँ से, ये कैसा वॉल है, थिक वॉल है, और इसका थिन वॉल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेन, ये हमारा आ जाएगा आर्टरी, इस तरह से होता है। अब देखो, इसमें हमेशा जो ब्लड है प्रेशर से जाता है, सिंपल है। गाड़ी वगैरह हम लोग धोते हैं तो पाइप का जो होल है जिससे निकलता है उसको हम दबाते तो प्रेशर बढ़ जाता है, वही काम करता है ये। और अगर छोड़ देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है। यहाँ पे वाल्व वगैरह प्रेजेंट है, इंटरनल वाल्व, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है नहीं। मान लो ऐसा थोड़े है कि नीचे से ऊपर आएगा तो कैसे आएगा, मान लो नीचे से ऊपर प्रेशर से नहीं आएगा कैसे, लेकिन वेन में तो प्रेशर है ना। मान लो ये प्रेशर, ये सॉरी ये मान लो वेन है। अब हम इसको मान लो ये थोड़ा प्रेशर, हल्का प्रेशर हुआ, यहाँ पे वाल्व मिल गया, फिर यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पे वाल्व मिल गया। इस तरह से करते करते इस तरह से बॉडी सॉरी ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अल्टीमेटली कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है, ठीक है, जो कि वेन लेके जाएगा, ठीक है। यही है। और कैपिलरीज का अगर बात करो तो कैपिलरीज जो है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या नेटवर्क लाइक फाइन फाइबर बोल सकते हैं उसको, फाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर, फाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कैपिलरीज जो होता है वो जैसे मान लो ये कोई ऑर्गन है तो उसको पूरा वो कनेक्ट करके रखेगा, एक तरफ से आर्टरी एक तरफ से भी, बीच में कैपिलरी, क्योंकि इसका काम होता है एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल में
हेल्प करना, ठीक है। जैसे ब्लड है, अब ब्लड को ऑक्सीजन लेके जाना है तो ऑक्सीजन लेके गया आर्टरी से, वहाँ कैपिलरीज है, कैपिलरीज में एक्सचेंज किया, फिर वो CO2 को लिया, फिर वेन के थ्रू हार्ट में आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा ब्लड वेसल, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आज यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट क्लास हम लोग हार्ट स्टार्ट करेंगे और फिर आगे फिर बढ़ेंगे। और इसमें कुछ अगर वैसा है तो बताओ जो नहीं समझ में आया, ठीक है। सर डिफरेंस का पहला पॉइंट में कि एक्सेप्शन भी है ना, याद नहीं कैरी आ ब्लड किसमें, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। यस सर, अच्छा अच्छा, आर्टिकल इसमें इस आर्टरी वैन का एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लिया जाए ये हमारा हार्ट है, ये हमारा ऑर्गन है, ठीक है, ये मान लो हमारा ऑर्गन है, ये मान लेते हैं, और ये हमारा लंग्स है, ठीक है। तो जब ऑर्गन से आई मीन बॉडी से हार्ट में जाएगा तो कौन लेके जाएगा, वेन लेके जाएगा, और हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगा तो कौन, आर्टरी। ये O2 लेके जाएगा और ये DO2। लेकिन अगर यही लंग्स की बात करेंगे, हार्ट से लंग्स में गया तो यहाँ पे DO2 कौन लेके जाएगा, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और एक्सचेंज होने के बाद जब हार्ट में लेके आता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो देखो यहाँ आर्टरी ला रहा था, यहाँ वेन, ये ठीक उल्टा है। पल्मोनरी वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो लंग्स के लिए बात हो रहा है, क्योंकि वो वेसल्स लंग्स में लगा, यही इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। ओके, नाम नहीं याद आ रहा। यही है, अरे कोई बात नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। यस सर, तो ब्लड सेल्स खत्म हो गया, सब कुछ समझ गए, आर्टरी वेन हो गया। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हार्ट। तो हार्ट थोड़ा रीड करके आना और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और Yes. कुछ किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ अच्छा सर, देखो, हाँ बोलो। वेल्स के बॉडी में ऐसा क्या होता है कि मरने के बाद उन लोग एक्सप्लोड हो जाता है? नहीं ऐसा तो नहीं है। सर होता है। नहीं ऐसा, वेन्स एक्सप्लोड कर जाएगा, फट जाएगा। यस सर, नेट पे सर्च किए थे तो आया था, नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन रीजन नहीं बताया। नहीं ऐसा तो नहीं होता है। देखो होता है क्या है ना कि अगर मरने के बाद एक्सप्लोड नहीं होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है ना। अब इवन की देखो एक और चीज है, जब मसल्स की बात कर रहे हो तो बोलता है ना कि बॉडी डेथ के बाद भारी हो जाता है। क्यों भारी होगा? क्योंकि वहां जो मसल्स का एक्शन है वो स्टॉप कर जाता है, मसल्स का एक्शन स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो स्टॉप कर जाता है, वो धीरे धीरे अपने रिजिड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे भारी हो जाएगा, ये चीज भी होता है, ठीक है। और तुम लोग को एक चीज जरूर बोलेंगे, जो भी ले रहे हो बायो, ध्यान से 9th में जो पढ़ना था पढ़ लिए, जैसे पढ़े हो ठीक है। 10th को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत कुछ तुमको मिल जाएगा 11th 12 में, क्योंकि ICSE है तुम लोगों का, तो बहुत कुछ इसमें डिटेल से किया हुआ है। तो तुम्हारे बुक में जितना कंटेंट है कम से कम उसको जरूर समझ लेना, क्योंकि यही चीज वहां तुमको मिलेगा। 70% यहाँ से कंप्लीट कर लो, 30% 11 12 में जाके कंप्लीट करना कर लेना, ठीक है। हाँ, और क्योंकि देखो ये पढ़ोगे, ये भी चैप्टर है, 11 का चैप्टर है। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, जितना भी फिजियोलॉजी पढ़ लो, न्यूट्रिशन पढ़ लो, रेस्पिरेशन पढ़ लो, हाँ सेंस ऑर्गन पढ़ लो, सब फिजियोलॉजी का पार्ट है एनिमल का, वो सारा 11th में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मजे की बात ये है कि फिजियोलॉजी से मेडिकल में 20% क्वेश्चन पूछता है, अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन, 18 या फिर 14 to 15 तो मस्ट है, हर एक साल पूछा है। तो फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन करो, जो भी मेडिकल लिए हो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो अभी से, मतलब अपना कंटेंट, अपना जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से समझ लो, बहुत काफी है, ठीक है ना।